हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑल अबाउट एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2025। और मैं इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जिन स्टूडेंट या पेरेंट्स की हमारे पास क्वेरी आ रही है और आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रशिया के बारे में पता नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप एमबीबीएस स्टडी रशिया करने की प्लान कर रहे हैं 2025 में। एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को चाहते हैं एमबीबीएस स्टडी रशिया से कंप्लीट करें अगर इंडिया में सीट नहीं मिलती है 2025 में। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी है, कॉमन क्वेरी है, लाइक कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है एमबीबीएस स्टडी इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, ट्यूशन फीस क्या है, मिनिमम मैक्सिमम बजट, इंडियन फूड मिलता है या नहीं मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, एयर फेयर क्या है, फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या है, कंट्री रशिया कैसी है, वेदर कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके आप लोग कंसर्न रहते हैं। बहुत सारी क्वेरी आती है आप लोगों की हमारे पास और आती है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चे को या फिर आप स्टूडेंट है, आप जाना चाहते हैं रशिया। और एमबीबीएस का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का, और 6 ईयर कोई छोटा मोटा टाइम होता नहीं। आप किसी कंट्री में जाके 6 साल रहने वाले हैं, तो जेन्युइनली आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए कि उस कंट्री में क्या क्या है। और ये सारी क्वेरी अच्छी क्वेरी है, जेन्युइनली ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ के और फिर जाएं। बिकॉज 6 साल जा रहे हैं जहाँ आपका टाइम लगने वाला है, पैसा लगने वाला है, फ्यूचर डिपेंड है, और आप डिसीजन ले लेंगे और कुछ आपको पता नहीं होगा तो डेफिनेटली पहुंचने के बाद चीज़ें सरप्राइज होंगी और फिर आप हो सकता है कि रिग्रेट करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं वीडियो में, मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है एमबीबीएस स्टडी इन रशिया को लेके, अगर आप रशिया जाने वाले हैं, रशिया को सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंट्री के बारे में कि रशिया कंट्री कैसी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। मेरा हमेशा मोटिव होता है कि जो भी वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं उससे आपको हेल्प मिले। अगर हम बात करें एमबीबीएस स्टडी इन रशिया कंट्री के बारे में, तो रशिया देखिएगा इस बहुत बड़ी कंट्री है और रशिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें एरिया वाइज तो बहुत बड़ी कंट्री है। रशिया में 11 टाइम जोन है और 2000 अप्रोक्स 2000 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 1950 अप्रोक्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और 50 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और आप देखेंगे मैक्सिमम मेजर सिटीज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिल जाता है रशिया में। रशिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 15-16 करोड़ है और रशिया में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है और उनकी लोकल करेंसी रूबल्स है। 85 पैसे का 1 रूबल है। रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को है और मॉस्को की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 1 करोड़ 30 लाख है। रशिया की अगर हम 4 मेजर सिटी की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल सिटी मॉस्को है जिसकी पॉपुलेशन मैंने बताया आपको 1 करोड़ 30 लाख है। सेंट पीटर्सबर्ग जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 56 लाख है। नोवोसिबिर्स्क थर्ड लार्जेस्ट सिटी है रशिया की जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 16 लाख है। उसके बाद फिर आता है एकतिन वर्ग की पॉपुलेशन अप्रोक्स 15 लाख है। तो ये 4 पॉपुलर और मेजर सिटी है रशिया की और रशिया में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया, अगर आप इंडिया से जाते हैं तो ट्रैवल टाइम कितना लगता है, तो डिपेंड करता है कि आप रशिया के किस पार्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और रशिया में 11 टाइम जोन है। अब अगर आप मॉस्को कैपिटल सिटी में जा रहे हैं तो कैपिटल सिटी में जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट एरोफ्लोट की मिल जाती है दिल्ली से और 6.5 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है। इसके अलावा लाइक आप नोवोसिबिर्स्क जा रहे हैं या सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं या एकतिनबुर्ग जा रहे हैं तो आप ताशकंद होते हुए जा सकते हैं। आप उज्बेक एयरलाइंस की फ्लाइट लेके जा सकते हैं। उज्बेक एयरलाइंस की ताशकंद से नोवोसिबिर्स्क की फ्लाइट है। फिर उज्बेक दिल्ली से ताशकंद, ताशकंद से नोवोसिबिर्स्क, दिल्ली से ताशकंद, ताशकंद से एकतिनबुर्ग, ये ताशकंद से सेंट पीटर्सबर्ग, ये ताशकंद से मॉस्को। उज्बेक एयरलाइंस की अच्छी सर्विस होती है और एयर फेयर भी अफोर्डेबल, मतलब अच्छा होता है, मतलब अफोर्डेबल कह सकते हैं कि मिनिमम प्राइस में आपको उज्बेक एयरलाइंस की फ्लाइट मिल जाती है अच्छे वेट के साथ। इसके अलावा एरोफ्लोट, उज्बेक एयरलाइंस या फिर वाई दुबई या शारजाह जो के आप जा सकते हैं। और जो फ्लाइट जाती है, फ्लाई दुबई की फ्लाइट हो गई या उज्बेक एयरलाइंस की हो गई या एरोफ्लोट की हो गई, इसके अलावा और भी फ्लाइट्स हैं जो आप लेके जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे आप मैंने बताया कि मॉस्को आप 6.5 घंटे के ट्रैवल टाइम में पहुंच गए। इसके अलावा आप ताशकंद होके जा रहे हैं या शाहजहां होके जा रहे हैं, दुबई होके जा रहे हैं,
तो आपका डिपेंड करता है कि वहाँ पे लेओवर कितने टाइम का है, कहीं पे 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे का लेओवर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेवल टाइम लग जाता है। तो ये तो जब आप टिकट बाई करेंगे या फिर आप हमें चूज करते हैं एज ए एडमिशन पार्टनर, एज ए कंसल्टेंट, तो हम आपको बता के चलते हैं कि हम कहाँ की फ्लाइट, कहाँ की टिकट लेंगे, कहाँ किसके थ्रू जाएंगे, और ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में जा रहे हैं, रशिया के किस सिटी में, किस पार्ट के मेडिकल कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं। रशिया की लिटरेसी रेट काफी हाई है, लोग वहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है। वहाँ पे लेट नाइट भी आ जा सकते हैं आप, कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा हर जगह इंस्टॉल होते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का वो पूरा ध्यान रखते हैं। लाइक आप हॉस्टल में हैं या आप कहीं आ जा रहे हैं तो हर जगह आप सीसीटीवी कैमरास देखेंगे और इससे आपको फील ऐसा होगा कि आप सेफ हैं, सिक्योर है। और क्राइम रेट बहुत कम है वहाँ पे, रेसिज्म नहीं है, और कनेक्टिविटी सिटी टू सिटी भी काफी अच्छी है। लेट नाइट भी आप टैक्सी लेके आ जा सकते हैं कहीं पे। और अगर हम रशिया में सिटी टू सिटी ट्रेवल की बात करें तो ट्रेन है वहाँ पे, टैक्सी लेके आप आ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, डोमेस्टिक फ्लाइट्स 1950 डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो हर सिटी में अप्रोक्स लगभग हर सिटी में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिल जाता है, तो आप फ्लाइट से भी आ जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिस वजह से ये भी एक मेन रीजन है कि बच्चे काफी अट्रैक्ट होते हैं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के लिए, बिकॉज वहाँ स्टडी, अफोर्डेबल बजट या लो बजट यूनिवर्सिटी, रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छा होना, या बहुत पहले से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, ये बातें भी बच्चों को अट्रैक्ट करती है। एमबीबीएस स्टडी इन रशिया का कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, और 6 ईयर कोर्स ड्यूरेशन में इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप 1 ईयर की इंक्लूड है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक है गाइस, कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12th में आपके पीसीबी में 50% मार्क्स चाहिए। आप अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है, और एज लिमिट आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं, मान लीजिए 2025 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। एमबीबीएस स्टडी इन रशिया कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। गाइस, सबसे पहले आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करते हैं एज एडमिशन पार्टनर। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक 10th और 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी, और नीट स्कोर कार्ड की कलर स्कैन कॉपी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स के आप कलर स्कैन कॉपी देते हैं, और हम ये आपके कलर स्कैन कॉपी यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं ट्रांसलेट करा के, और फिर आपका एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर आने के बाद अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर मान लीजिए हमारा पासपोर्ट नहीं है या फिर नीट स्कोर कार्ड नहीं है, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हैं, तो एडमिशन लेटर के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट और नीट स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। एडमिशन लेटर के लिए आप 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी और आधार कार्ड की कलर स्कैन कॉपी पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपका प्रोविजनल लेटर आपको मिल जाता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर और रजिस्ट्रेशन तो आपका बिना पासपोर्ट और नीट क्वालिफाई के, विदाउट नीट क्वालिफाई के हो गया, लेकिन इनविटेशन लेटर आने के लिए आपका पासपोर्ट होना मस्ट है और नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। अब नीट क्वालिफाई कर लिए, जब तक आपका रिजल्ट आ गया, पासपोर्ट आपका बन गया, तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट पेज की पासपोर्ट की कलर स्कैन कॉपी, नीट स्कोर कार्ड की कलर स्कैन कॉपी, 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी देने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है। अब इन्विटेशन लेटर आने से पहले क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको ट्यूशन फीस 1 सेमेस्टर की पे करना होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में बाद में पे करना होता है। अब ट्यूशन फी पे करने से पहले और इनविटेशन लेटर से पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर हम 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दे रशिया की, तो सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर जिस यूनिवर्सिटी को 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस चाहिए, वो यूनिवर्सिटी आपसे 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फी लेती है। ट्यूशन फी पे करने में हम आपकी हेल्प करते हैं, और ट्यूशन फी आप जब एक बार पे कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर आ गया, लाइक ट्यूशन फी चली गई, वहां पे मिनिस्ट्री से प्रकाश रिलीज होता है। प्रकाश एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें सभी जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, उनका नाम आता है, और फिर ट्यूशन फी जाती है, और फिर इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर आने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, यूनिवर्सिटी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इनविटेशन लेटर आता है फिर आपका, और इनविटेशन लेटर आने के बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वीजा प्रोसेस से पहले
आपको वीजा के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लाइक 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका 80% फेस होना चाहिए, मैट फिनिश में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका, और HIV रिपोर्ट। HIV रिपोर्ट आप डॉक्टर लाल पैथ से ही कराएं, ये ध्यान रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाइस लाल पैथ लैब से रशियन एम्बेसी का टाई अप है, और अगर आप लाल पैथ लैब से HIV रिपोर्ट कराते हैं और ये डॉक्यूमेंट जब आप हमें ओरिजिनल देते हैं तो हम एम्बेसी को सबमिट कराते हैं, वीजा की फीस एम्बेसी में सबमिट कराते हैं और आपका वहां पे वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जब एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हमने दे दिए और वहां पे HIV रिपोर्ट जब वो चेक करता है और वो डॉक्टर लाल पैथ लैब का है और उनको किसी तरह का कोई डाउट है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर लाल पैथ लैब की वेबसाइट से वो रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लोकल में कराते हैं और उनको डाउट होता है तो हो सकता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि HIV रिपोर्ट हमेशा रशिया वीजा के लिए, रशियन वीजा के लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब से ही कराएं, और आप रशियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो भी आपकी सिटी है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, नियर बाय कौन सा लाल पैथ लैब है जिसका एड्रेस एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन है। तो ये हो गया कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन फॉर वीजा प्रोसेस। अब वीजा आपका अंदर गए, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, वीजा स्टैंपिंग हो गया, स्टिकर वीजा लग के मिलता है और 90 डेज का पहले वीजा मिलता है और बाद में वो वहां पे रशिया में जाके एक्सटेंड होता है। 90 डे का वीजा मिलने के बाद अब जितने भी बच्चों का वीजा हमें मिल जाता है, वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हम उन सभी बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद फिर हम टिकट बाय करते हैं और टिकट बाय करने के बाद हम आपको ग्रुप में यूनिवर्सिटी तक, हॉस्टल तक लेके जाते हैं। अब जब आप एक बार रशिया पहुंच गए, यूनिवर्सिटी पहुंच गए, वहां पे आपके जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो सारा हम कंप्लीट कराते हैं। हमारी टीम जो वहां रहती है वो कंप्लीट कराती है। आपका वहां पे मेडिकल चेकअप होता है, बायोमेट्रिक होता है, ग्रीन कार्ड बनता है, उसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन होता है और फिर वीजा एक्सटेंशन होता है 1 साल के लिए। और रशिया में हर साल आपको वीजा एक्सटेंशन कराना होता है। फिर आपके जो भी यूनिवर्सिटी के साथ फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो करवाने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है MBBS स्टडी इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट। अब आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आपने कंट्री को जान लिया, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जान लिया। अब मैंने बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम होता है रशिया में, तो एंट्रेंस एग्जाम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं, आप वहां उसको फुल डिटेल में देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की जब बात आती है तो रशिया में 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ के सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको एडमिशन मिलता है। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, लाइक कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां बहुत ज्यादा सीट नहीं है, सीट लिमिटेड है, लेकिन सीट जितनी है उससे डबल या ट्रिपल एप्लीकेंट होते हैं हर साल। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम पे ही डिपेंड होता है आपका एडमिशन। जो बच्चा क्वालिफाई करता है, टॉप आता है, उसको एडमिशन मिलता है और बाकी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आप इन चारों मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बैकअप प्लान लेके चले कि अगर वहां आप रिजेक्ट होते तो पहले से आप कहीं अप्लाई करके एडमिशन लेटर ले लिया है, सो दैट आपका टाइम और ईयर वेस्ट ना हो और आप दूसरी जगह चले जाए जहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन मिलता है। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी मैं बता देता हूँ जो इनके कंपैरिजन, लाइक कजान स्टेट, कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल के बजट में मिलती है आपको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिमिलर मिल जाता है आपको और बाकी फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है, लाइक कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और भी ऐसी यूनिवर्सिटी आप रियल टाइम पे सर्च कर सकते हैं। और आप हमारे थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सब चीजें डे 1 से ही आपको सारी चीजें बता के चलते हैं, ताकि आप टाइमली सारी चीजें अच्छे से डिसीजन लेके और कंप्लीट करके रखें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब अगर हम देखें बाकी यूनिवर्सिटीज की, क्या इनके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट वो है जहां जितनी सीट्स होती है उतने ही एप्लीकेंट लिए जाते हैं और उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सभी एप्लीकेंट ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वो एडमिशन क्लोज कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लीजिए 300 सीट है तो 300 बच्चों को ही वो कंसीडर करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनका ही एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और सारे पास हो गए तो एडमिशन क्लोज है। कुछ दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसका लास्ट डेट होता है, लाइक कि एडमिशन प्रोसेस तो सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ,
एक में सीट फुल हो गई, एडमिशन क्लोज हो गया, दूसरे यूनिवर्सिटीज में लास्ट डेट मान लीजिए जून जुलाई है, एडमिशन मई से स्टार्ट है, तो लास्ट डेट तक जितने भी एप्लीकेंट आएंगे वो सबको कंसीडर करेगा और लास्ट में जाके एंट्रेंस एग्जाम लेके जो बच्चे टॉप आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको एडमिशन मिलता है और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने बताया उसका तो आपने ध्यान रखना ही है। उसके अलावा और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है लाइक लो बजट की यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जो उनका बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी काफी अच्छी मानी जाती है, लाइक हॉस्टल फैसिलिटी या बाकी चीजें, जैसे यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया या कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी, कैमरोवो मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे जितनी सीट्स है उससे ज्यादा बच्चे एप्लीकेंट होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे भी कॉम्पिटेटिव हो जाता है, जैसे कि 2024 में हुआ था। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 300 सीट्स के लिए 1000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया था, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं ये टेक्निकली आपको रियल टाइम पे पता लगती है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है और कितने एप्लीकेंट है, और ये हम आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट करके रखते हैं, क्योंकि ये चीजें हर साल रशिया में देखेंगे तो चेंज होता है कि किस यूनिवर्सिटी का कितना हाइप हो गया, किस साल किसको कितना प्रमोट किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें तो आप मुझसे कॉल करके जब आप हमें सिलेक्ट करते हैं तो हम आपसे सारी चीजें डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन जिसे बोलते हैं ना, कि सारी इंफॉर्मेशन आपको देना वो सारा हम देके चलते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप का कैमरा अच्छा वर्क करना चाहिए, माइक्रोफोन लैपटॉप का अच्छा वर्क करना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करना होता है, वो वीडियो के थ्रू आपको देखते हैं कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई आपको बता तो नहीं रहा, आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोफोन आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीजें अब स्क्रीन शेयर करने के बाद वो सारी चीजें आपका ऑब्जर्व करते हैं, आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, उसका कैमरा और माइक्रोफोन अच्छा वर्क करते होना चाहिए। ये भी मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम का सेपरेटली वीडियो बनाया उसमें सारी चीजें डिटेल में बताया हुआ, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा जब आप एंट्रेंस एग्जाम अपेयर करते हैं उस टाइम ये जरूर देख ले कि नेट की स्पीड आपके घर में जो भी वाईफाई लगा हुआ है उसकी नेट की स्पीड अच्छी आ रही हो, बिकॉज अगर आप किसी भी तरह से एंट्रेंस एग्जाम में डिसकंटिन्यू हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है लास्ट डेट तो उसकी भी काफी आगे तक होती है, लेकिन वहां जितनी सीट्स है उतने ही बच्चे होते हैं या फिर उससे कम बच्चे होते हैं, तो वहां लाइक फॉर्मेलिटी होती है एग्जाम कि आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, आपने लिंक पे क्लिक किया और एंट्रेंस एग्जाम अपेयर करके आपने क्वालिफाई कर लिया। एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपका हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम है और उससे पहले आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, सो दैट आप लॉगिन करके एंट्रेंस एग्जाम को अपेयर कर सकें। कहीं पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं, कहीं पे आपको एग्जाम लिंक दिया जाता है, ये चीजें हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें कि यूनिवर्सिटी के खर्चे क्या क्या होते हैं तो और बाकी और क्या क्या खर्चे हैं, तो सबसे पहले आप 3 पार्ट में खर्चों को डिवाइड करें। एक यूनिवर्सिटी का पार्ट, एक आपका अपना पर्सनल पार्ट और एक कंसल्टेंट का पार्ट। फर्स्ट ईयर में 3 पार्ट में आप खर्चों को डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस हो गई, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल चार्ज हो गए, मेडिकल इंश्योरेंस है, वीजा एक्सटेंशन है, बायोमेट्रिक है और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। सेकंड पार्ट हो गया आपका अपना मैथ्स का पार्ट हो गया, या मैथ्स नहीं है तो आपका फूड का हो गया, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, एयर फेयर हो गया आपका ये। थर्ड पार्ट कंसल्टेंट का है, कंसल्टेंसी चार्ज जो आप कंसल्टेंट को देते हैं जिसके बदले वो आपका वीजा प्रोसेस करा के देते हैं, लाइक हम वीजा प्रोसेस करा के देते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करना है या रजिस्ट्रेशन करना, जो भी आपके प्री डिपार्चर पेपर वर्क है, एडमिशन प्रोसेस है, वो सारे हम कंप्लीट करा के देते हैं। और सेकेंड वन टाइम चार्ज भी आपको एक फर्स्ट ईयर में पे करना होता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है या बच्चों को लगता है कि वन टाइम चार्ज भी कंसल्टेंट का ही होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वन टाइम चार्ज आप देते हैं हमें हमारे थ्रू जो रशिया में आपका वर्क होता है, लाइक आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया, एयरपोर्ट ट्रांसफर हो गया, सिम कार्ड हो गया, या और भी ऐसे छोटे छोटे कई वर्क होते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज होता है, वो सारे पार्ट वन टाइम चार्ज में काउंट होता है। तो फर्स्ट ईयर में कंसल्टेंसी का पार्ट वन टाइम चार्ज या कंसल्टेंसी चार्ज या आपका अपना पर्सनल एक्सपेंसेज मैथ्स का या फूड का, अगर मैथ्स नहीं है यूनिवर्सिटी का पार्ट, ये खर्चे आपके होते हैं। इन सभी खर्चों को जोड़ के आप किसी भी यूनिवर्सिटी का मिनिमम और मैक्सिमम बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस
हॉस्टल का और बाकी खर्चे, फिर कंसल्टेंसी का क्या चार्ज है, वन टाइम चार्ज क्या है, फूड का मैस है तो मैस में आप कितना दे रहे हैं एकेडमिक ईयर का, या फिर आप फूड नहीं मैस नहीं है वहाँ पे सेल्फ कुकिंग करेंगे तो आपका कितना खर्चा होने वाला है। ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता देते हैं, और सो दैट आप अपना मिनिमम या मैक्सिमम बजट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके कि इतना फर्स्ट ईयर का बजट होगा। सेकेंड ईयर से फिर ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन होता है, फिर आप हर साल इंडिया आते जाते हैं तो आपका एयर फेयर हो गया, या आपके एकेडमिक ईयर अगर वहाँ मैस है तो एकेडमिक ईयर मैस का क्या जा रहा है, या फिर सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो कितना खर्चा होता है। सेल्फ कुकिंग में आपका 8 से 10 हजार मिनिमम मान के चले कि इतना आपका लगना है, तो उसको अगर 10 महीने रहते हैं तो 10 महीने में कितना आपका 1 लाख के आसपास लग गया। तो ये वो खर्चे हैं सारे जिसको जोड़ के आप मिनिमम या मैक्सिमम बजट बना सकते हैं। रशिया बहुत पॉपुलर है बिकॉज रशिया में आपको अफोर्डेबल बजट से लेके हाई बजट तक की यूनिवर्सिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। लाइक रशिया में आपका यूनिवर्सिटी का, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का बजट कैलकुलेट करेंगे 16-17 लाख 18 लाख से स्टार्ट होकर 30-35 लाख तक जाता है। और अगर आप सारे खर्चे जोड़ेंगे, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी का भी पार्ट, अपना भी पार्ट, कंसल्टेंसी भी, एयर फेयर भी, हर साल का हर छोटे छोटे खर्चे को जोड़ के आप 6 ईयर का बजट बनाएंगे, टेंटेटिव बजट, तो आपका मिनिमम 28 से 30 लाख हो जाता है और मैक्सिमम 45-50 लाख तक जाता है। तो रशिया में आपको अफोर्डेबल बजट में मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलती है और हर बजट की एक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग। इसलिए भी रशिया बहुत पॉपुलर है, और रशिया आज से नहीं बहुत पहले से इंडियन स्टूडेंट जाते रहे एमबीबीएस स्टडी के लिए। अगर आप करेंटली देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो सक्सेसफुल डॉक्टर है इंडिया में और जिनकी डिग्री रशिया से कंप्लीट हुई है। और रशिया ऐसा नहीं है कि बहुत, जब भी जाते हैं, देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको कि हर जगह एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ड्रॉबैक भी होते हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या ड्रॉबैक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। हर बच्चे के लिए एमबीबीएस स्टडी इन रशिया नहीं है, क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने बजट कैलकुलेशन देख लिया कि किस तरह से आपने बजट को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज, और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज की क्या ट्यूशन फीस है, क्या हॉस्टल चार्जेस है। इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसको आप IKBFU के नाम से भी जानते हैं, ट्यूशन फीस 3,03,700 रूबल्स है, हॉस्टल का 15,000 रूबल्स है। फेडरल यूनिवर्सिटी का जिसका सबसे कम बजट है वो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। हम ये कह सकते हैं अफोर्डेबल बजट की एक अच्छी फेडरल यूनिवर्सिटी आपको मिलती है। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2,60,000 रूबल्स है, हॉस्टल 12,000 रूबल्स है। ये यूनिवर्सिटी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल बजट में, हम ये कह सकते हैं लो बजट की एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इस यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स 300 सीट्स है, जिसके लिए अगर हम लास्ट ईयर देखें 2024 में तो 1000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। यहाँ कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम होता है। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो एक बैकअप प्लान लेके चले। किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2,70,000 रूबल्स है, हॉस्टल 60,000 रूबल्स है, और हॉस्टल यहाँ पे प्राइवेट है। फर्स्ट ईयर प्राइवेट मिलता है, सेकेंड ईयर से आपको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेके काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अभी तक हमारे जितने भी बच्चे यहाँ गए, एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा रिव्यू है सभी स्टूडेंट का। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है स्टडी को लेके, हॉस्टल फैसिलिटी को लेके, बाकी अपनी फैसिलिटी को लेके। बिकॉज कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1995 से मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोवाइड कर रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत बैच पास आउट हुआ है और कई सक्सेसफुल डॉक्टर इंडिया में हैं जो कि कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और हॉस्टल $6,200 है ईयरली, और मेडिकल इंश्योरेंस का आप $80 देते हैं। तो $6,280 ट्यूशन फीस हॉस्टल और मेडिकल का है। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इस बजट में। इसकी ट्यूशन फीस 3,19,600 रूबल्स है और हॉस्टल 12,000 रूबल्स है। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेम कैंपस में हॉस्टल है और सारे एकेडमिक बिल्डिंग है। मोर्दोविया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $4,500 है और हॉस्टल $800 है। हॉस्टल यहाँ पे प्राइवेट मिलेगा आपको, 4 सीटर रूम्स मिलता है आपको। और मोर्दोविया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, MCI पासिंग परसेंटेज हमेशा यहाँ का अच्छा ही रहता है। साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फीस 3,69,000 रूबल्स ईयरली पे करते हैं और हॉस्टल का आप $800
ईयरली पे करते हैं। और साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर में आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलता है। अब साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो साइबेरियन सिटी ही स्टूडेंट सिटी के नाम से जानी जाती है। और साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एजुकेशन बहुत अच्छी है, कंट्री रैंक 2 है। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए एग्जाम क्लियर करते हैं और एमसीए पासिंग परसेंटेज यहाँ का हमेशा अच्छा रहता है। तांबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 3,50,000 रूबल है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको हम मैफी के नाम से जानते हैं, और नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी मैफी के 2 ब्रांच है, एक मॉस्को ब्रांच है और एक ओब्निक ब्रांच है। और मैं ओब्निक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, जिसकी ट्यूशन फीस 3,53,200 रूबल है और हॉस्टल 1,200 रूबल है। नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जानी जाती है और ये यूनिवर्सिटी मॉस्को से अप्रोक्स 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। उलियांस्क स्टेट यूनिवर्सिटी, उलियांस्क स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 3 लाख रूबल्स ईयरली पे करते हैं आप और हॉस्टल का 60,000 रूबल्स ईयरली पे करते हैं। यहाँ पे हॉस्टल प्राइवेट है, लेकिन हॉस्टल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। और ये कह सकते हैं कि 3,60,000 में आप ट्यूशन फीस और हॉस्टल ईयरली पे करते हैं उलियांस्क स्टेट यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे एजुकेशन भी यहाँ अच्छा है और नियर बाय मॉस्को है, मॉस्को से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम 800 से 1000 किलोमीटर के आसपास उलियांस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉस्को से पड़ता है। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस एवरी ईयर आप $6,500 ईयरली पे करते हैं। कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, ट्यूशन फीस 2,65,000 रूबल्स ईयरली और हॉस्टल 25,000 रूबल्स आप ईयरली पे करते हैं। कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो सिर्फ हॉस्टल देख के ही चले गए कि हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है तो यहाँ चलते हैं, बाकी अभी यहाँ से बैच पास आउट नहीं है, ये आप देख लें। और WHO में अभी तक कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है। कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इससे बैच पास आउट है और यहाँ से एमसीए पासिंग परसेंटेज हमेशा अच्छा रहा है। ट्यूशन फीस 2,50,000 रूबल्स है ईयरली और हॉस्टल का 30,000 रूबल्स आप ईयरली पे करते हैं। कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों ही ये यूनिवर्सिटी कैमरोवो सिटी में लोकेटेड है, जो कि नोवोसिबिर्स्क है, रशिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी, और जिससे अप्रोक्स 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कैमरोवो सिटी लोकेटेड है। ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2,89,000 रूबल्स और हॉस्टल का 9,000 से 33,000 रूबल्स तक आप ईयरली पे करते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा हॉस्टल वहाँ पे मिल रहा है। जो ये हॉस्टल के चार्जेस मैंने बताए डिपेंड करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। पेट्रोजावेत्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2,80,000 रूबल है और हॉस्टल का 18,600 रूबल आप पे करते हैं। नियर बाय मॉस्को है और हॉस्टल और बाकी एजुकेशन यहाँ का जिस बजट में यूनिवर्सिटी है अच्छी कह सकते हैं हम। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4,40,000 रूबल्स है और हॉस्टल का 36,000 रूबल्स है। और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 56 लाख है। तो कई बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना होता है जस्ट बिकॉज की सेंट पीटर्सबर्ग में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। बाकी यहाँ का जो हॉस्टल है उसके इतने ज़्यादा अच्छे रिव्यू नहीं आए हैं इस बार, तो आप एक बार चेक करके जाएं। राइजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 3,45,000 रूबल्स। राइजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 3,45,000 रूबल और हॉस्टल का 18,000 रूबल है। नियर बाय मॉस्को है, तो अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो मॉस्को के आसपास हो तो आप राइजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। हॉस्टल का जो मैंने बताया 18,000 रूबल्स, ये गवर्नमेंट है। चेक करने जाने से पहले चेक कर लें कि कौन सा हॉस्टल आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट है तो 18,000 रूबल्स, अगर प्राइवेट मिलेगा तो डॉलर में $1,000 तक आपका ईयरली जा सकता है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत पॉपुलर है और यहाँ से भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का बैच अभी तक पास आउट हो चुका है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बहुत पहले से इंडियन स्टूडेंट जाते रहे हैं। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी नियर बाय मॉस्को है और इसकी ट्यूशन फीस 3,50,000 रूबल्स ईयरली है। हॉस्टल का आप 12,000 रूबल्स ईयरली पे करेंगे। डिपेंड करता है अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल 2024 में मिला है बच्चों को, जिसका चार्ज ईयरली $1,000 बच्चों ने पे किया है।
तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलने वाला है। और हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हम डे 1 ही आपको सारी चीज क्लियर करके चलते हैं, बात के लिए सरप्राइज नहीं रखते। वहां पहुंचने के बाद आपको चीजें पता लग रही हैं, जो है वो पहले आपको पता होना चाहिए, हमारा यही मानना है। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2 लाख रूबल से और हॉस्टल का 42,000 रूबल है। यहाँ हॉस्टल काफी अच्छा है, लाइक अपार्टमेंट आपको मिलता है और हॉस्टल के रिव्यू अच्छे हैं। बाकी ये यूनिवर्सिटी चेचन सिटी में लोकेटेड है और वहाँ थोड़ा सा है, चीज़ों को लेके आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। ऑरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 2,71,150 रूबल है, हॉस्टल का 50,000 रूबल से, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल प्राइवेट है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये और फेडरल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है बिकॉज सीट कम है और एप्लीकेंट हर साल बहुत ज़्यादा होते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4,40,000 रूबल है और हॉस्टल का 40,000 रूबल है। हॉस्टल अच्छी है यहाँ पे और एजुकेशन भी अच्छा है बिकॉज फेडरल यूनिवर्सिटी है, तो आप समझ सकते हैं। कजान स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी ट्यूशन फीस 4,75,000 रूबल है और हॉस्टल का 18,000 रूबल ईयरली पे करते हैं। डिपेंड करता है अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है और प्राइवेट हॉस्टल का आप 1,000 से 1,200 डॉलर पे करते हैं अकेडमिक ईयर का और ट्यूशन फीस 4,75,000 रूबल है। इसका बजट आपका अप्रोक्स 40 से 42 लाख तक जाता है। अगर आप ज़्यादा खर्च करने वाले बच्चे हैं तो 45 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम है, सीट जितनी उससे डबल ट्रिपल बच्चे अप्लाई करते हैं और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं और टॉप आते हैं उनको यहाँ एडमिशन मिलता है। वोल्गोग्रैड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 4,41,000 रूबल है, हॉस्टल का 50,000 रूबल है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 4,93,740 रूबल अकेडमिक ईयरली है और हॉस्टल का 18,000 रूबल ईयरली आप गवर्नमेंट मिल रहा है हॉस्टल। तब यहाँ ध्यान रखिए, कजान स्टेट यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी दोनों ही जगह हॉस्टल की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती है क्योंकि हॉस्टल कम है, सेकेंड ईयर से बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर अवेलेबल रहा तो आपको मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्टल को ही लेके चले कि आपको फर्स्ट ईयर तो प्राइवेट हॉस्टल ही मिलेगा और प्राइवेट हॉस्टल का जो चार्जेस है 1,000 से 1,200 डॉलर तक आप पे करते हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस 4,93,740 रूबल है और हॉस्टल गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, प्राइवेट का आपको 1,000 से 1,200 डॉलर पे करना होगा। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और हॉस्टल इंक्लूडेड है 6,200 डॉलर, 6,200 डॉलर आप ट्यूशन फीस और हॉस्टल पे करते हैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4,90,000 रूबल है, 4,90,000 रूबल से और हॉस्टल का 15,000 रूबल है। और ये वस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के उफा सिटी में लोकेटेड है और उफा सिटी काफी अच्छी सिटी मानी जाती है। कवारदिनो बालकनी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी अपने बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है बिकॉज इसका ट्यूशन फीस 2,45,000 रूबल है और हॉस्टल का 12,000 रूबल है। और इस यूनिवर्सिटी का टोटल जो बजट है उस बजट में ये यूनिवर्सिटी अच्छी मानी जाती है और यहाँ पे भी जितनी सीट है उससे ज़्यादा हर साल एप्लीकेंट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वालिफाई करेंगे, टॉप आएंगे, आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ जाने से पहले आप चीज़ों को देख ले और एक बैकअप लेके चले। तो गाइस, आपने देखा वो सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रशिया की पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आती है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल और क्या क्या खर्चे हैं फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर मैंने आपको बताया। बजट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सारी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे बताने से पहले। तो आप, मुझे उम्मीद है कि खुद से एक बजट अपना बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस हर साल 5 से 7% इंक्रीज होती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे जो 2024 में इंक्रीज हुई थी ट्यूशन फीस, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी ट्यूशन फीस आपको बताया और बाकी खर्चे बताए। अब ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस जो इंक्रीज होगी वो मई के बाद या मई में होगी। तो उस टाइम जब भी आप एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उस टाइम देख लें कि अपडेटेड ट्यूशन फीस आ गई है या नहीं आई है, या फिर अपडेटेड आएगी तो कितना % इंक्रीज होगा। बिकॉज हम लोगों को आइडिया होता है कि एक टेंटेटिव इतने से इतने % इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री को भेजती है
कि हम इतनी ट्यूशन फी इंक्रीज करने वाले हैं। अभी मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कि आपका इतना ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी का इस साल इंक्रीज होगा। तो ट्यूशन फीस या हॉस्टल चार्जेस आपके इंक्रीज हर साल होते हैं, कुछ एक यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, वो अलग बात है। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हैं इन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लें। ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स, एमबीबीएस स्टडी इन रशिया ड्रॉबैक। देखिएगा, ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताऊं तो ये ड्रॉबैक कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करते हैं। लाइक वहां का वेदर, क्योंकि रशिया कोल्ड कंट्री है। आप देखेंगे रशिया में फार ईस्टर्न पार्ट में चले जाइए या साइबेरियन साइड चले जाइए तो -40-50 तक जाता है। अब ऐसे में आप वेदर को लेके सेंसिटिव है, कोल्ड को लेके सेंसिटिव है, तो आप वहां पे कैसे रह पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं और चले जाते हैं, उनके बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है कोल्ड की वजह से। तो अगर आप भी सेंसिटिव हैं इन चीजों को ध्यान से देख लें एक बार। एज कंपेयर टू फार ईस्टर्न पार्ट या साइबेरियन पार्ट, सदर्न पार्ट में ठंड कम होती है, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूरोपियन बॉर्डर के आसपास है वहां पे ठंड कम होती है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे -5-10 जाता है, ऐसा भी है। इसके अलावा अब आप देख लीजिए कि वेदर को देख लिया, फूड को देख लीजिए। फूड भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि रशिया कोल्ड कंट्री है और विंटर में वहां पे कई सारे वेजिटेबल्स आने बंद हो जाते हैं, और आते हैं तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अब जो बच्चे वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको इन चीजों को जरूर और ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वहां पे फूड की क्या कंडीशन है। बिकॉज अगर आप वेजिटेरियन हैं, विंटर्स में वेजिटेबल एक्सपेंसिव है या नहीं आ रहे हैं, तो आपको उन्हीं वेजिटेबल में, उतने ही वेजिटेबल में काम चलाने पड़ेंगे जो आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको दिक्कत हो सकती है। नॉन वेज खा रहे हैं आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके लिए प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज नॉन वेज वहां पे आसानी से मिल जाता है, और वेजिटेबल के कंपैरिजन नॉन वेज वहां पे सस्ता मिल जाता है। तो नॉन वेज वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होती, और वहां पे मसाले नहीं मिलते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिए कि वहां पे आपको रॉ मटेरियल, अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो मिल जाता है, दाल चावल सब्जियां बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको जो इंडिया में मिलता है, लेकिन आपको मिल जाती है। लेकिन मसाले वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, इन चीजों का ध्यान रखिए। आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये समझिए कि एग वगैरह तो नॉर्मल होता है वहां पे, तो कई ब्रेड बिस्किट्स वगैरह में एग वो डालते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। इंडियन मैस है आपकी यूनिवर्सिटी में, आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं जहां मैस है, तो मैस में वेज और नॉन वेज खाना दोनों बनता है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस मैस में आप खाना खा रहे हैं, आपके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं, 200-300 बच्चों का खाना एक साथ बनता है, तो वहां पे सभी बच्चों को ध्यान में रख के खाना बनाया जाता है कि हर बच्चा अच्छे से खा ले। तो हो सकता है जिन बच्चों को बहुत ज्यादा तीखा खाने की आदत हो, या फिर बहुत से बच्चे, साउथ के बच्चों का अलग होता है खाने का, गुजरात के बच्चे अलग चाहते हैं, अलग तरह का फूड खाना चाहते हैं, खाने में मीठा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रख के जाए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। फूड फैसिलिटी की बात कर ली है मैंने, ड्रॉबैक की बात कर ली है। ड्रॉबैक और भी है, मैं और लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। हर यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन सभी जगह आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया बहुत पहले से बहुत से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब हर साल 200-300 बच्चे जाते हैं इंडिया से, या फॉरेन स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ईयर बाय ईयर स्टूडेंट इंक्रीज हुए, लेकिन हॉस्टल उनके पास लिमिटेड होता। तो पहले तो जो पहले बच्चे गए उनको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया, या जितना गवर्नमेंट हॉस्टल में स्पेस है उतने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है, बाकियों को प्राइवेट में रहना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्टल कॉन्ट्रैक्टर लेके रखता है, और प्राइवेट हॉस्टल और गवर्नमेंट हॉस्टल में अगर हम चार्जेस को कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्टल प्राइवेट का आपका ज्यादा जाता है। फैसिलिटी दोनों जगह आपको सेम मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्टल के चार्जेस की बात करें तो कहीं 15,000 रूबल, कहीं 12,000 रूबल, 20-25, मैक्सिमम 30-35,000 रूबल तक गवर्नमेंट हॉस्टल का आप पे करते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का क्या चार्ज है गवर्नमेंट हॉस्टल का। प्राइवेट हॉस्टल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्टल 50-60,000 रूबल से स्टार्ट होकर डॉलर में $900,000 तक जाता है। बिकॉज जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसको गवर्नमेंट से फंड मिलता है, प्राइवेट हॉस्टल है उसको सब कॉन्ट्रैक्टर को देखना पड़ता है, और वो जो खर्चा जितना एक्सपेंसेस आ रहा है प्राइवेट हॉस्टल का, उसके अकॉर्डिंग ही वो चार्जेस सेट करता है कि आपको कितना चार्ज पे करना है हॉस्टल का। बाकी फैसिलिटी आपको दोनों ही हॉस्टल में सेम मिलती है। लाइक
अगर हम रूम की बात करें, रूम में आपको बेड मिलता है, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर मिल गया, अलमीरा मिल गई, मैट्रेस मिल गया, पिलो कवर, पिलो ब्लैंकेट, ये सारी फैसिलिटी बेसिक आपको हर रूम में मिल जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्टल के रूम में रह रहे हो या प्राइवेट हॉस्टल के रूम में रह रहे हो, हर हॉस्टल में आपको वाईफाई लगा हुआ मिलता है। वाईफाई की बात आई तो एक चीज मैं बता दूं, वाईफाई की स्पीड आपको बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि वाईफाई बहुत सारे शेयरिंग वाईफाई है, तो हर बच्चा वहां पे वीडियो देख रहा है, लेक्चर देख रहा है, तो उसकी स्पीड कम होती है। तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं आपको वीडियो लेक्चर देखना है, आप डिस्टर्ब ना हो, आपकी स्पीड अच्छी आए नेट की, तो आप अपना पर्सनल डाटा रिचार्ज करा सकते हैं, पर्सनल वाईफाई लगवा सकते हैं। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी की बात हो गई। आगे मैंने खर्चों की बात कर दी थी कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ हिडन खर्चे होते हैं जो आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हॉस्टल का जो लोकेशन है, किस लोकेशन पे आपकी हॉस्टल लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल का कितना डिस्टेंस है, आने जाने में टैक्सी का फेयर कितना लगने वाला है, बिकॉज ये भी डेली का खर्चा है आपका, जो कि आपके पॉकेट मनी पे ऐड करना होगा। और ये अगर मान लीजिए रोज के 300, 400 या 250 भी या 200 भी रूबल आप टैक्सी में पे कर रहे हैं, तो मंथली कितना हो गया, तो ये भी आपके बजट को इम्पैक्ट करेगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखे जाए। वाटर वहां पे बाई करके पीना पड़ता है। बहुत सारे हॉस्टल में आपको आरओ लगा मिल जाता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर ये सारी फैसिलिटी दे देते हैं। कई जगह आपको नहीं मिलेगा, तो पानी भी आपको खरीदना पड़ेगा, और भी चीजें हैं जहाँ पे आपके छोटे मोटे खर्चे तो होते रहेंगे। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाए। हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, फूड की फैसिलिटी हो गई। फूड में फिर बोल देता हूँ कि इंडिया जैसा खाना आपको नहीं मिलने वाला है, घर जैसा खाना नहीं मिलने वाला, बिकॉज आप समझ सकते हैं सिटी टू सिटी भी ट्रेवल करता है इंसान, तो घर जैसा खाना नहीं मिलता इंडिया में भी। तो आप तो अब्रॉड जा रहे हैं और ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ पे मसाले ही नहीं मिलते हैं, या फिर वहाँ पे ज्यादातर नॉन वेज पे डिपेंड है लोग, तो आप समझ सकते हैं। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है, तो इन चीज़ों को मैं इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, और वो ऐसे एडमिशन पार्टनर चूज करते हैं, ऐसे कंसल्टेंट चूज करते हैं जो इनको डिटेल में नहीं बताते, और बच्चे को बाद में अपना आइडिया ड्रॉप करके इंडिया रिटर्न आना होता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो आपके साथ, और आपको सारी चीजें पता हो। अब बात करते हैं गाइस ड्रॉबैक की। एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, जैसे कि मैंने बोल दिया कि वेदर ड्रॉबैक है, फूड ड्रॉबैक है, या हॉस्टल फैसिलिटी को आप ले सकते हैं कि हॉस्टल में छोटी मोटी इनिशियल प्रॉब्लम्स तो होगी ही, पर आपको एडजस्ट होना होगा। कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो बच्चे खुद से क्रिएट करते हैं, लाइक वहां जाने के बाद अच्छे से स्टडी नहीं करना, बिकॉज रशिया में आप जाते हैं, ऐसी कंट्री में आप जा रहे हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रशिया में एनएमसी आने से पहले बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल हुआ करती थी, लेकिन एनएमसी को अगर मीट करना है तो उनको एंटायर कोर्स इंग्लिश में प्रोवाइड करना, तो इसलिए अब वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो गया। लेकिन वहाँ पे फैकल्टी आपको सभी सब्जेक्ट के ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको मैक्सिमम सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा, खुद से पढ़ना होगा, और आपको मेहनत बहुत करना है, बिकॉज ये मेडिसिन की स्टडी है। अब मेडिसिन की स्टडी है जहां आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। और काफी बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, बेसिक सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, एनाटॉमी है, बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में फिर वो बाद ही रह जाता है, बच्चे कॉप अप नहीं कर पाते। और बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए तो देखेंगे कि 25-30 वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जो वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट बनाते हैं, जो स्टूडेंट एजेंट बन गए हैं जाके। अब स्टूडेंट एजेंट हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ाई पे फोकस नहीं है, बिकॉज उनको कमीशन मिलने लगा है एडमिशन के बदले, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी इनको अप्रोच करते हैं कि आप वीडियो बनाओ बच्चे लेके और कमीशन, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टर्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी होती नहीं कि उनको डायरेक्ट बच्चे मिल जाए या उनके साथ कोई कंसल्टेंट वर्क करे, तो वो बच्चों को टारगेट करते हैं। और बच्चे भी कब डिस्ट्रैक्ट हो गए, यूट्यूबर बन गए, एजेंट बन गए, उनको पता नहीं लगता। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स एजेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अपना वो 6 ईयर जो गोल्डन टाइम पढ़ने का वो तो वेस्ट कर ही रहे। अब आप एसओ के थ्रू एडमिशन लेंगे तो वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी वहां पहुंच के फिर वीडियोस बनाए। और स्टार्टिंग में आप लोगों को लगता है कि स्टूडेंट है, मेडिसिन की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में कर रहा है, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता होगा, सच्चाई आपको बताएगा, वो सारी चीजें डिटेल में बताएगा। और आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है, लेकिन ये चीजें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि आप खुद से समझिए, स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, जो वहाँ का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, उसको पता है। लेकिन अगर वो बताएगा तो आप उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों जाएंगे? आप नहीं जाएंगे तो उनका कमीशन नहीं बनेगा, तो आपको वही बातें बताएंगे जो उनके फेवर में है, जो आपके फेवर में वो नहीं बताएंगे। ये चीज देखिए, और यही एक मेन रीजन है कि एमसीआई पासिंग परसेंटेज इतना कम है। आप देखेंगे 80% बच्चे फेल हो जाते हैं एमसीआई एग्जाम में, 20-22% बच्चे ही मैक्सिमम पास होते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि एमसीआई का एग्जाम इतना टफ आता है कि बच्चे फेल हो रहा है या आउट ऑफ सिलेबस है एग्जाम, नहीं है।
इन बच्चों की गलती है, पढ़ते नहीं है, पढ़ाई के टाइम पे रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी वो सारे काम कर रहे हैं और जो पढ़ने के लिए हैं वो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि जब भी आप MBBS अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलें कि आप किस सिचुएशन में जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स किस सिचुएशन में आपको भेज रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स लोन लेके भेज रहे हो आपको, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आपका ड्रीम है मेडिसिन का, आपने ये 6 ईयर वहाँ जाके अच्छे से पढ़ लिया, आप सक्सेस हो गए एक बार लाइफ में, तो 6 साल मेहनत करना और 6 साल के आगे की जो 60 ईयर्स की आपका होता है जो मैक्सिमम या मिनिमम आपकी एज है, वो बहुत अच्छे से निकलेगी और आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, आपको सब डॉक्टर साहब बोलेंगे। अगर आप MCI में फेल हो रहे हैं और इन बच्चों की तरह यूट्यूबर बन रहे हैं, तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी सिर्फ 12th पास हैं, आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपने MCI क्लियर नहीं किया और आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और आस पड़ोस वाले भी पूछेंगे डॉक्टर साहब कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ नहीं बोल पाओगे। तो टाइम रहते इन चीज़ों को समझ के जाइए, डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे। तो आई होप गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दिया है, मुझे उम्मीद है उस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी और मेरा मोटिव भी यही है कि आपको हेल्प मिले। आप एडमिशन के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।